गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय व्याना। अब ये महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो गया, अतः हम इसको राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कहते हैं। आज हम आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट बीकॉम पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध का टॉपिक मूल्य निर्धारण अर्थात प्राइसिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, को आज हम ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं इसका कि मूल्य निर्धारण का क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। विपणन कार्यों में मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह संपूर्ण संस्था के लिए ही नहीं, अब तो सभी मध्यस्थों, उपभोक्ताओं एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कार्य है। बिना मूल्य के अर्थात बिना किसी मौद्रिक मूल्य के किसी वस्तु अथवा सेवा को बाजार में कैसे बेचा जा सकता है। इसीलिए प्राइसिंग मूल्य निर्धारण प्रक्रिया व्यावसायिक जगत में अपनाई जाती है। तो मूल्य से क्या आशय है? मूल्य कीमत किसी भी वस्तु या सेवा का बाजार मूल्य है जिसे मुद्रा में प्रकट किया जाता है। अर्थात मूल्य किसी भी उत्पाद या सेवा का वह मौद्रिक प्रतिफल है जो उस वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के बदले दिया जाता है। इससे पहले भारत में, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु विनिमय से आशय होता है वस्तु के बदले वस्तु देना। सामाजिक और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा का प्रचलन बहुत ही कम था। लेकिन अब आधुनिक डायनामिक गतिशील युग में वातावरण में, व्यावसायिक वातावरण जो आज ग्लोबल अर्थव्यवस्था है इंडिया की, अब मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि व्यावसायिक जगत में अपना सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम देखते हैं कि मूल्य निर्धारण की क्या परिभाषा दी है। प्रोफेसर कोरी ने कहा है, किसी समय विशेष पर ग्राहकों के लिए उत्पाद के मूल्य को परिमाणात्मक रूप में अर्थात परिमाणात्मक रूप में से आशय है रुपयों में परिवर्तित करने की कला मूल्य निर्धारण कहलाती है। मूल्य निर्धारण वस्तुतः वह कार्य एवं प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद या सेवा के मूल्य को मौद्रिक रूप में निर्धारित किया जाता है। यह प्रक्रिया उत्पाद या सेवा को बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व प्रारंभ होती है। इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण में इसके उद्देश्यों, उपलब्ध मूल्य लोचशीलता, उत्पाद का मौद्रिक मूल्य, मूल्य नीतियों एवं व्यूह रचनाओं आदि का निर्धारण करना सम्मिलित होता है। अब इसके बाद में मूल्य निर्धारण के क्या उद्देश्य हैं। सर्वप्रथम मूल्य निर्धारण को हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से ई कंटेंट में समझाने का प्रयास किया है। पहला है सर्वप्रथम अधिकतम लाभ अर्जित करना। पहला उद्देश्य है मूल्य निर्धारण का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना हो सकता है। यह उद्देश्य प्राचीनतम उद्देश्य है। अधिकतम लाभ कमाने के लिए मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है जिससे कि सीमांत लागत आय के बराबर हो जाए। अधिकाधिक लाभ का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जबकि संस्था की बाजार में एकाधिकारी स्थिति हो, संस्था बहुत ऊंचे मूल्य पर माल बेचने में सक्षम हो। तो इस तरह से ये एक प्राचीनतम उद्देश्य है अधिकतम। दूसरा है मलाई उतार मूल्य। मूल्य निर्धारण का एक उद्देश्य बाजार की मलाई उतारना होता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत उत्पाद का प्रारंभिक मूल्य बहुत अधिक रखा जाता है। इससे प्रारंभिक विक्रय से बहुत अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। यही मलाई उतार मूल्य कहलाता है। लेकिन आज के युग में ऐसा मूल्य निर्धारण करना संभव नहीं है।
दूसरा है विक्रय, तीसरा है विक्रय पर लक्षित लाभ को प्राप्त करना। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य विक्रय पर पूर्व निर्धारित लाभ लक्ष्य को प्राप्त करना हो सकता है। यह लाभ विक्रय राशि का निश्चित प्रतिशत या प्रति इकाई हो सकता है। उदाहरण के लिए विक्रय पर जैसे 20% लाभ अर्थात 20 रुपये प्रति इकाई लाभ अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। अगला है चौथा, विनियोग पर लक्षित लाभ को प्राप्त करना। विक्रय पर लाभ की तरह विनियोग पर लाभ लक्षित निर्धारित किया जा सकता है। यह संस्था में कुल विनियोग की गई राशि के निश्चित प्रतिशत के रूप में हो सकता है। कुल विनियोग की गई राशि पर जैसे 20%, 25% लाभ अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। अगला है इसमें उचित लाभ अर्जित करना। कुछ संस्थाएं उचित लाभ अर्जित करने की नीति भी अपनाती हैं। ऐसी संस्थाएं अपनी प्रतिस्पर्धी संस्था के मूल्यों तथा अपनी लागतों को ध्यान में रखकर ऐसा मूल्य निर्धारित करती हैं। अगला, हानियों को न्यूनतम करना। कभी कभी संस्था भयंकर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आ जाती है। ऐसी स्थिति में संस्था के लिए लाभ कमाना कठिन हो जाता है। ऐसे में उसका मूल्य निर्धारण का उद्देश्य लाभ कमाने की बजाय हानि को कम से कम करना हो जाता है। अगला उद्देश्य है सातवां, विक्रय मात्रा को अधिकाधिक करना है, मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य विक्रय की मात्रा को अधिकतम करना भी हो सकता है। ऐसा उद्देश्य रखने से विक्रय की मात्रा को तो बढ़ाया ही जा सकता है, साथ ही संभावित प्रतिस्पर्धी संस्थाओं को बाजार में प्रवेश करने से भी रोका जा सकता है। अगला इसमें आठवां, ग्राहकों की संख्या को अधिकाधिक करना। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर विक्रय वृद्धि करना भी हो सकता है। प्राय सभी संस्थाएं या कंपनियां ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर अपना विक्रय बढ़ाती हैं। कभी कभी पुरानी संस्थाएं में ग्राहक वृद्धि का अभियान चलाकर विक्रय वृद्धि करने का प्रयास करती हैं। अगला उद्देश्य है नौवां, बाजार भाग या अंश को बनाए रखना, मेंटेनिंग मार्केट शेयर। कभी कभी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य संस्था के बाजार भाग या अंश को बनाए रखना होता है। ऐसा उद्देश्य तब रखना पड़ता है जबकि संस्था भारी प्रतिस्पर्धा से गुजर रही हो। अगला है इसमें बिंदु, बाजार भाग को बनाए रखना। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य बाजार भाग को अधिकतम करना भी हो सकता है। ऐसा उद्देश्य तब रखा जाता है जब संस्था की स्थापित उत्पादन क्षमता अधिक होती है। वह बाजार भाग को बढ़ाकर विक्रय बढ़ाना चाहती है ताकि बृहद उत्पादन की बचतें व लाभ प्राप्त हो सके। अगला इसका उद्देश्य है मूल्य स्थिरता बनाना, स्टेबलाइजिंग प्राइसेज। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य मूल्यों को स्थिरता प्रदान करना भी होता है। ऐसा उद्देश्य तब होता है जबकि उत्पाद बहुत ही प्रमाणित होता है। यह संस्था अथवा कंपनी की ख्याति के ऊपर निर्भर करता है। ऐसी कंपनी की मूल्य नीति का अन्य छोटी संस्थाएं अनुसरण भी करती हैं। अगला है इसमें उद्देश्यों में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना। कभी कभी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना होता है। इस हेतु कुछ संस्थाएं अपने उत्पादों का मूल्य बहुत कम रख लेती हैं ताकि प्रतिस्पर्धी संस्थाएं बाजार में प्रवेश ही ना कर सकें या प्रतिस्पर्धी संस्थाएं प्रतिस्पर्धा में टिक ही ना सकें। किंतु कोई भी संस्था दीर्घकाल तक मूल्य को कम नहीं रख सकती है। अतः प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए मूल्य के स्थान पर अन्य आधारों पर ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अगला इसका उद्देश्य है अस्तित्व रक्षा करना। तो कभी कभी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य अपने अस्तित्व की रक्षा करना भी होता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि बाजार में भीषण प्रतिस्पर्धा हो, संस्था के उत्पाद अप्रचलन होने लग गए हों
या संस्था की उत्पादन क्षमता का अनुकूलतम उपयोग भी नहीं किया जा सकता हो। अगला बिंदु है उच्च किस्म सिद्ध करना। कुछ उपभोक्ता यह मानते हैं कि ऊंचे मूल्य के उत्पादों की किस्म ही अच्छी होती है, अतः कई उत्पादक अपने उत्पाद की किस्म को अच्छा सिद्ध करने के लिए ऊंचा मूल्य निर्धारित कर देते हैं। और अगला और अंतिम इसका उद्देश्य है उचित मूल्य छवि बनाना। कुछ संस्थाएं अपनी छवि उचित मूल्य वसूलने वाली संस्था की बनाना चाहती हैं, अतः उनका मूल्य निर्धारण का उद्देश्य उचित मूल्य छवि बनाना ही होता है। इस तरह से ये आपके 15 इसके उद्देश्य आपको बताए गए। अब है इसमें अगले मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक। इस कंटेंट में भाई मूल्य निर्धारण करते समय विभिन्न प्रकार के घटक बिंदु होते हैं, जो कि तत्व होते हैं जो कि मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं। इनमें प्रमुखतः हमने 2 प्रकार के घटकों का वर्णन किया है। पहला आंतरिक घटक और दूसरा है बाह्य घटक। आंतरिक घटक वो घटक होते हैं जो किसी भी संस्था के नियंत्रण में होते हैं, और बाह्य घटक वह होते हैं जो कि संस्था अथवा कंपनी के नियंत्रण में नहीं होते, बल्कि बाह्य घटकों के अनुसार ही अपने को मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अतः हम इनका अब एक एक का वर्णन यहाँ करते हैं। आंतरिक घटकों में पहला घटक है संगठनात्मक घटक, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। संगठनात्मक घटकों से हमारा यहाँ तात्पर्य उन घटकों से है जो किसी संस्था में मूल्य निर्धारण की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित है। सामान्यतः प्रत्येक संस्था में मूल्य निर्धारण की 2 स्तरीय व्यवस्था पाई जाती है। प्रथम स्तर पर उच्च प्रबंधकीय स्तर पर मूल्य निर्धारण की आधारभूत व्यूहरचना तैयार की जाती है, और द्वितीय स्तर पर मध्य वर्गीय प्रबंधकीय स्तर पर वास्तविक मूल्य निर्धारित किया जाता है। संस्था में मूल्य निर्धारण के अधिकारों का केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण भी इसे प्रभावित करता है। अतः मूल्य निर्धारण में ये संगठनात्मक घटक भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, जो आंतरिक घटक कहलाते हैं। दूसरा आंतरिक घटकों में है विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स। विपणन मिश्रण में मूल्य एक घटक है, किंतु मूल्य निर्धारण करते समय विपणन मिश्रण के अन्य घटकों जैसे उत्पाद, मध्यस्थ तथा संवर्धनात्मक घटकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका कारण है कि इनमें से किसी भी एक घटक में परिवर्तन होने से अन्य सभी घटकों पर प्रभाव पड़ता है। अतः मूल्य निर्धारण में सभी घटकों में होने वाले परिवर्तनों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है इसमें आंतरिक घटकों में उत्पाद विभेदीकरण। उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए उनके लक्षणों में विभेद या अंतर किया जाता है, अर्थात उनके रंग रूप, गुण, आकार, बनावट, डिजाइन, पैकेजिंग, निष्पादन क्षमता आदि में परिवर्तन किया जाता है। उत्पाद विभेदीकरण की स्थिति भी मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है। और अगला है इसमें उत्पाद की लागत। उत्पाद की लागत का उसके मूल्य से प्रत्यक्ष संबंध होता है, अतः प्रत्येक संस्था को उत्पाद की लागत को मूल्य निर्धारण में ध्यान में रखना पड़ता है। अगला आंतरिक घटकों में है उत्पाद जीवन चक्र, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था उत्पाद के मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। उत्पाद प्रवेश की अवस्था में संस्था बाजार निर्माण के लिए मूल्य कम रख सकती है। विकास अवस्था में मूल्य कुछ बढ़ाए भी जा सकते हैं, किंतु परिपक्वता की अवस्था में प्रतिस्पर्धा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मूल्यों में असामान्य वृद्धि भी की जा सकती है, और पतन की अवस्था में तो मूल्य घटाने ही पड़ते हैं। इस प्रकार उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है। अगला बिंदु है इसमें आंतरिक घटकों में 6वां मूल्य निर्धारण उद्देश्य। मूल्य पर मूल्य निर्धारण उद्देश्यों का भी प्रभाव होता है। उद्देश्य लाभ प्रदान
विक्रय प्रधान या यथावत स्थिति प्रधान हो सकते हैं। ये उद्देश्य एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला इसमें बिंदु है आंतरिक घटकों में वितरण व्यवस्था या मध्यस्थ। वितरण व्यवस्था के स्तर या मध्यस्थों की संख्या मूल्यों को प्रभावित करती है। अधिक मध्यस्थ होने पर मूल्य ऊंचे रखने पड़ते हैं, जबकि कम मध्यस्थों की दशा में मूल्य भी कम ही रखा जा सकता है। किंतु मूल्यों को कम करने के लिए मध्यस्थों की संख्या घटाई भी नहीं जा सकती है। अतः मध्यस्थों की संख्या तो आवश्यकता अनुसार रखनी ही पड़ती है, अन्यथा उत्पाद की मांग पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और अगला है इसमें संवर्धनात्मक प्रयास। संवर्धनात्मक प्रयासों की स्थिति एवं उनकी लागत भी मूल्यों को प्रभावित करती है। और अंत है इसमें आंतरिक घटकों में अंतिम बिंदु है उत्पाद विशेषताएं। उत्पाद की कुछ विशेषताएं उसके मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं। उत्पाद नाशवान, स्थानापन्न, वैकल्पिक, विलासिता, आवश्यकता आदि प्रकार के हो सकते हैं। नाशवान उत्पाद का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति से अधिक प्रभावित होता है। स्थानापन्न उत्पाद का मूल्य बहुत प्रतिस्पर्धी रखना पड़ता है। यदि उत्पाद आवश्यक है तथा विकल्प नहीं हो तो ऊंचा मूल्य भी हो सकता है। विलासिता की वस्तुओं का मूल्य ऊंचा भी रखा जा सकता है, किंतु अधिक ऊंचा मूल्य उनकी मांग या स्थगित भी करवा सकता है। इस तरह से आंतरिक घटकों का हमने वर्णन किया। दूसरे घटक हैं इसमें जो मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले हैं, बाह्य घटक। इनमें पहला है जो कि बाह्य घटक वो घटक होते हैं जो किसी भी संस्था अथवा कंपनी के नियंत्रण में नहीं होते, और ये घटक संपूर्ण बाजार को प्रभावित करते हैं और मूल्य निर्धारण में इनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इनमें पहला है उत्पाद की मांग, प्रोडक्ट डिमांड। उत्पाद की मांग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाह्य घटक है जो उत्पाद के मूल्य को प्रभावित करता है। मांग कई प्रकार की होती हैं, लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग। अतः उत्पाद की मांग को ध्यान में रखकर अपने को इसका मूल्य निर्धारण करना पड़ता है। जैसे लोचदार मांग में, जिसमें मांग में परिवर्तन के अनुपात में ही मूल्य परिवर्तन होता है। उदाहरणतः मांग में 25% कमी होने पर मूल्य में भी 25% की कमी हो जाएगी। बेलोचदार मांग के अंतर्गत मांग घटने या बढ़ने के अनुपात में मूल्यों में कमी या वृद्धि नहीं होती है। जैसे मांग में 25% कमी होती है और मूल्यों में 10% कमी आती है, ये बेलोचदार मांग है। पूर्णतः बेलोचदार मांग में क्या है, इसमें थोड़ी सी कमी होने पर भी मांग में भारी वृद्धि हो जाती है। जैसे मूल्य में 5% की कमी से मांग में 25% की वृद्धि हो जाती है। और इसमें अगले पूर्णतः बेलोचदार मांग। इस दशा में मूल्य में भारी गिरावट आने पर भी मांग में मामूली सी वृद्धि होती है। जैसे मूल्य में 25% गिरावट आने पर मांग में 5% की वृद्धि होती है। अतः इस प्रकार मांग की विभिन्न दशाओं में मूल्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। तो उत्पाद की मांग में हमने ये बाह्य घटक है और इसमें हमने 4 तरह की मांगों का वर्णन समझाया है। अगला इसमें बाह्य घटकों में बिंदु है दूसरा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा का मूल्य पर सदैव प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के उत्पादों, मूल्यों, उनके संवर्धनात्मक प्रयासों, वितरण मध्यस्थों आदि से संस्था के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः कोई भी संस्था अपने प्रतिस्पर्धियों से अधिक मूल्य नहीं रख सकती है। अतः एक संस्था को अपने मूल्य प्रतिस्पर्धियों के समान ही या नीचे ही रखने पड़ते हैं। अगला बाह्य घटकों में है क्रेता का व्यवहार एवं प्रकृति। क्रेता शब्द में घरेलू, व्यापारिक, औद्योगिक, सरकारी आदि कई प्रकार के क्रेता सम्मिलित हैं। इनके व्यवहार एवं प्रकृति मूल्य को प्रभावित करती है।
इन सभी क्रियताओं को लिए संस्था के कई कारणों से भिन्न भिन्न मूल्य निर्धारित करने पड़ते हैं। अगला बाह्य घटकों में है संसाधनों की लागत, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। उत्पाद के निर्माण में कच्चा माल, शक्ति के साधन, श्रम, पूंजी आदि संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इनकी प्राप्ति की लागत भी संस्था के उत्पादों के मूल्य को प्रभावित करती है। सरकारी नियम एवं नीतियाँ। सरकार के नियम नीतियाँ मूल्यों को प्रभावित करते हैं। सरकार अनेक कानून एवं नियम बनाकर मूल्यों का नियमन एवं नियंत्रण करती है। अनेक आर्थिक नीतियाँ भी उत्पादों के मूल्यों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, MRTP एक्ट, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम, औद्योगिक नीति, लाइसेंसिंग नीति, आयात निर्यात नीति आदि प्रमुख कानून एवं नीतियां हैं जो मूल्यों को प्रभावित करती हैं। तो इस बाह्य घटकों में हमने निम्नलिखित इन घटकों का आपको वर्णन किया है। इस तरह से आज हमने मूल्य निर्धारण में इसका अर्थ एवं परिभाषा, मूल्य निर्धारण के कौन कौन से उद्देश्य हैं और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कर आपको अध्ययन कराया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।